एलएलबी से लेकर के हर एग्जाम में कोई कंपटीशन हो, अगर आपसे आपात के विषय पर कुछ भी पूछा जाएगा तो वो 356 में वर्णित आपातकाल यही पूछा जाएगा, और 356 का आपातकाल उसकी भी जो विशेष चीज पूछी जाएगी वो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन यही पूछा जाएगा। आपकी दिक्कत यह है कि आप राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, उसकी 4-6 बातें रटकर बैठ जाते हैं और आपको यह लगने लगता है कि आपको इमरजेंसी के बारे में सब कुछ मालूम हो गया। वित्तीय आपातकाल यह पूछा नहीं जाता अक्सर, और ऐसी आदत तो आपको कक्षा 1 से विकसित ही नहीं है कि हमें विषय आना चाहिए। ठीक है, ये तो आदत ही नहीं है आपकी आदत सिर्फ इतनी है कि हमारे नंबर आ जाने चाहिए, और यही कारण है कि वो जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए घूम रहे हैं उन्हें उस विषय का रंच मात्र ज्ञान नहीं है जिस विषय में उन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की हैं। इंजीनियर को इंजीनियरिंग नहीं आती है, डॉक्टर को डॉक्टरी नहीं आती है, वकील को वकालत नहीं आती है, पत्रकार को पत्रकारिता नहीं आती है। ठीक है, डिग्रियां किसी के पास मास कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे अंकों के साथ है और किसी के पास किसी अन्य विषय में बहुत अच्छे अंकों के साथ। तो ये तो कक्षा 1 से ही आदत नहीं, क्योंकि वो सेटअप ही पूरा खराब है। क्यों? जीवन का लक्ष्य ज्ञान तो माना ही नहीं, जीवन का लक्ष्य तो नौकरी मान रखा है। ठीक है, किसी भी ढंग से ऐसी शिक्षा अर्जित कर ली जाए जिससे एक अदद नौकरी हासिल हो जाए और हम कैसे भी नौकर ये बन जाए। जीवन का चरम लक्ष्य नौकर बन जाना है, तो जब लक्ष्य ही इतना छोटा है तो फिर उसके लिए प्रयास बड़े हों ये लगभग असंभव है, क्योंकि प्रयास ये बड़ा तो तब होगा जब लक्ष्य बड़ा हो। अगर लक्ष्य ये बनाया है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी विषय के ऐसे अध्येता बने, ऐसे विद्वान बने जैसे विद्वानों के नाम हमने उस विशेष क्षेत्र में सुने हैं, तब एक एक चीज की जानकारी करने का मन होगा, और फिर नौकरी बहुत छोटी चीज लगेगी। मेरा ईश्वर साक्षी है कि आज की तिथि पर अगर ईश्वर हमसे प्रकट हो और हमसे ये पूछे कि नौकरी करना चाहते हो, तो हम भले ही वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हो, वो भी नहीं करेंगे। और हम ही नहीं, आप अखबारों में पढ़ते होंगे ऐसे बहुत से वकील हैं जिन्होंने कई बार सुप्रीम कोर्ट की जजशिप रिफ्यूज कर दी। क्या करेंगे ओके भाई, अगर हम रिश्वत ना लें, ठीक है, तो जौली एलएलबी में जो साफ दिखाए गए, ठीक है, उनके ही कथन को आधार मान लें तो वो ये कहते हैं कि भाई इतने महंगे प्लाट, इतना महंगा बंगला अगर खरीदना है तो अगले जन्म में जज नहीं वकील ही बनेंगे। ठीक है, तो क्यों हम नौकरी करना चाहेंगे? नौकरी नाकारों का चयन है, नौकरी कर्मयोगी या कर्मठ का चयन नहीं है, नौकरी नाकारा का चयन है। ठीक है, और आप खुद का आकलन करो कि आप नाकारा हो जाने के भी योग्य नहीं हो। ठीक है, नाकारा हो जाने के लिए भी प्रयत्न और प्रयास ये करने पड़ रहे हैं। तो है क्या, आपसे जब भी पूछा जाएगा आपातकाल यही पूछा जाएगा 356, और उसका भी न्यायिक पुनर्विलोकन, क्योंकि यही वो आधार है जिससे आज की तिथि पर इस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है कि आपात की जो स्थिति है उसका न्यायिक पुनर्विलोकन संभव है या नहीं।
क्योंकि नेशनल इमरजेंसी अव्वल तो अब जो युग है इसमें लग पाएगी, ये लगभग असंभव हो रहा है। जब वो देश जहां आपात ही आपात रहता था वो भी अब आपात नहीं लगा पा रहे, चाहे पाकिस्तान की आप बात कर लो, आखिर इमरान खान एक समस्या तो वहां बने ही हुए हैं, ठीक है, लगातार अनरेस्ट, लगातार प्रदर्शन ये हो तो रही है, और वो भी आपात की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उनके यहां तो बड़ी सामान्य बात, जब चाहो कर दो। अब तक होता ही यही रहा। तो दुनिया जिस ट्रेंड पर जा रही है उस ट्रेंड में नेशनल इमरजेंसी घोषित हो पाएगी, ये कोरोना जैसी स्थितियों में भले ही संभव हो, ठीक है, अन्यथा सामान्य जो राज व्यवस्था के दिन हैं उनमें ये घोषणा हो पाएगी किसी शासक के द्वारा, ऐसा अब असंभव है, ऐसा लगता है। वित्तीय आपातकाल, उसकी भी कोई संभावना नहीं दिखाई देती। हां, ये जरूर है कि 356 का उपयोग हो सकता है, इसलिए इसी के आधार पर सारे आपातों को समझना है। तो हम लोग लगातार 2 दिन से बात कर रहे हैं और हमने देखा था कि शब्द जो 356 में आए हैं क्या है कि जबकि राष्ट्रपति का यह समाधान हो गया है, समाधान राष्ट्रपति का होना चाहिए, ठीक है, और किस मटेरियल के आधार पर, राज्यपाल के द्वारा प्रतिवेदन भेजे जाने के आधार पर या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सूचना के आधार पर। यदि उनका यह समाधान हो गया है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के मुताबिक नहीं चल सकता, तो वो 356 में वर्णित कार्रवाई ये कर सकता। ऐसी स्थिति देखी थी हम लोगों ने, और कई बार ये प्रश्न उठे कि राष्ट्रपति का इस विषय पर समाधान जो हुआ वो समाधान था या राष्ट्रपति ने यह प्रदर्शन किया कि उनका समाधान हो गया। क्योंकि आप चीजों को प्रदर्शित भी करते हो जबकि आप वैसे नहीं होते, और जब आप ऐसा करते हो तो आपकी जो कारगुजारियां हैं वो कोई परिणाम तो पैदा नहीं करती, साथ ही आपको बेवकूफ और ठहराती है कि आप बेवकूफ हो, ये बात समाज के सामने और आती है। क्योंकि आप जो कुछ कर रहे हो वो कर ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हो कि हम ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां होती हैं। तो इसी बात को चुनौती दी गई थी कि राष्ट्रपति का समाधान नहीं हुआ, क्योंकि किसी का भी कुछ भी समाधान हो, उस समाधान के निर्मित होने के लिए कोई ना कोई आधार मौजूद होते हैं। राष्ट्रपति के समक्ष जो कुछ रखा गया उससे ये समाधान किसी का भी नहीं हो सकता था। राष्ट्रपति कहते हैं कि उनका उस सामग्री से समाधान हुआ जिससे किसी का भी समाधान नहीं हो सकता था। तो राष्ट्रपति की यह बात कैसे मान ली जाए कि उनका समाधान उस सामग्री के आधार पर हो गया था? क्योंकि राष्ट्रपति या तो विकृत चित्त ये हो, अगर विकृत चित्त नहीं है, एक स्वस्थ चित्त के आदमी हैं, तो एक स्वस्थ चित्त व्यक्ति का समाधान उस सामग्री के आधार पर हो ही नहीं सकता। और राष्ट्रपति कहते हैं उनका समाधान हो गया, तो राष्ट्रपति की यह बात आखिर कैसे मान ली जाए? नहीं मानी जा सकती थी, और इसी बात को बार बार चुनौती दी गई है। लेकिन विभिन्न तर्कों के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने इस चुनौती में, ठीक है, यह स्वीकार नहीं किया कि न्यायिक पुनर्विलोकन राष्ट्रपति के समाधान का संभव है। अब तक तो स्थिति यही रही, ठीक है। उसके बाद राजस्थान राज्य वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आपको कहा गया था कि शनै शनै यात्रा आगे बढ़ी। राजस्थान राज्य वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से पहले की जितनी यात्रा थी उस पर कल बात की। राजस्थान राज्य वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट इज द केस जो आपात
की स्थिति जो नेशनल इमरजेंसी थी 1977 की, उसके बाद ये मुकदमा उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ। और इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है, वो पृष्ठभूमि ये है कि केंद्र में जो सरकार बन गई थी वो जनता पार्टी की सरकार थी, और कांग्रेस जो नेशनल इमरजेंसी के लिए 1975 के जिम्मेदार थी, वो बुरी तरह हारी थी। अब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन राज्यों में कांग्रेस शासित मंत्रिमंडल और कांग्रेस शासित सरकारें, कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकारें ये काम कर रही हैं। चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री हुए और एज ए होम मिनिस्टर उन्होंने एक पत्र ये लिखा संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, और यह कहा कि आप लोग राज्यपाल से संपर्क करके अपनी अपनी विधानसभा को भंग करवा लें और फ्रेश चुनाव ये करवाएं, क्योंकि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के मुताबिक चलना चाहिए। ये चरण सिंह ने उस लेटर में नहीं लिखा। उस लेटर में तो उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा कि चूंकि आपकी पार्टी केंद्रीय स्तर पर बुरी तरह पराजित हुई है, इसलिए नया जनादेश, इसका मतलब जनता कांग्रेस का शासन नहीं चाहती, क्योंकि उन राज्यों में भी जहां आपकी मिनिस्ट्री चल रही है वहां भी कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है संसद का, ठीक है, और वो बुरी तरह हारी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जनता अब आपके द्वारा शासन नहीं चाहती है, और जब आपके द्वारा शासन नहीं चाहती और फिर भी आप शासन में हैं पूर्व में हुए चुनाव में जीतने के कारण से, तो आपका शासन में बने रहना गैर कानूनी भले ही ना हो, लेकिन अनैतिक जरूर है। ठीक है ना, ये गैर कानूनी भले ही ना हो, लेकिन ये अनैतिक जरूर है। और इस वजह से आपको क्या करना चाहिए, राज्यपाल की सहायता से, क्योंकि राज्यपाल विधानसभा को मुख्यमंत्री की सिफारिश पर किसी भी समय भंग कर सकते हैं, उस दशा में जबकि मुख्यमंत्री बहुमत में हो, और अगर वो डिसॉल्व करने की सिफारिश करे तो राज्यपाल के पास विधानसभा को भंग करने के अलावा अन्य कोई चारा होता ही नहीं, क्योंकि राज्यपाल अल्टरनेटिव मिनिस्ट्री फॉर्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि बहुमत तो उसी के पास है। और वो सलाह दे रहा है कि विधानसभा बंद कर दीजिए, नए चुनाव कराइए। ये लेटर सेंट्रल होम मिनिस्टर का प्राप्त हुआ सभी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को। तब राजस्थान राज्य ने अनुच्छेद 131 भारत का संविधान, जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारिता प्राप्त है, केंद्र और राज्य एक और राज्य या राज्य के बीच एक और केंद्र और एक से अधिक राज्य, इनके बीच किसी विवाद होने की दशा में, जिस विवाद में विधिक महत्व का कोई प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो, उस पर न्याय निर्णय की अधिकारिता मूल रूप से सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। उस अनुच्छेद 131 में राजस्थान राज्य ने मुकदमा फाइल किया और यह कहा कि यह लेटर जो है एक प्रकार का डायरेक्टिव है, एक प्रकार का निर्देश। इसमें यह लिखा भले ही ना हो, यह अनुच्छेद 256, 57 या 58 में भेजा गया है, लेकिन यह उसी फोर्स का है। हमने आपसे बार बार कहा कि कोई भी, स्वयं आप भी जब किसी ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो आप यह घोषणा नहीं करते कि अमुक परिवार के सदस्य होने के कारण से मुझे यह अधिकार प्राप्त है कि अब अपने परिवार की ओर से ये निर्णय ले सकूं। ऐसी कोई घोषणा नहीं करते। आप सिर्फ
निर्णय लेते हैं और ये मान लिया जाता है कि बीइंग ए फैमिली मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर फैमिली यू आर कैपेबल टू टेक सच ए डिसीजन। ठीक है ना? तो राज्य ये कह रहे हैं कि सेंट्रल होम मिनिस्टर का ये जो पत्र है, ये इनफैक्ट पत्र नहीं है, ये लेटर नहीं है। लेटर मीनिंग देयरबाय ये एडवाइस नहीं है, ये एक प्रकार का निर्देश है और इससे भूमिका तैयार कर रहे हैं केंद्रीय होम गृह मंत्री। ये भूमिका है, ये प्रस्तावना है इस बात की कि जब हम ये नहीं मानेंगे तो ये कहेंगे कि अनुच्छेद 365 हमने बताया था शायद, ठीक है ना, अनुच्छेद 365 ही तो बोला था। अनुच्छेद 365 में वर्णित स्थिति पैदा हो गई है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के मुताबिक नहीं चलाया जा सकता और ये 356 का प्रयोग करेंगे और 9 मिनिस्ट्रीज को ये डिसॉल्व कर देंगे, जबकि इन्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है कि एक बार चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक हम स्वतंत्रता पूर्वक शासन करेंगे और स्वतंत्रता में यह भी शामिल है कि हमें किसी प्रकार का निर्देश संविधान के अतिरिक्त किसी बाह्य प्राधिकारी से प्राप्त नहीं होना चाहिए। और ये 356 के उपयोग की पूर्व भूमिका है, जबकि राज्य में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के मुताबिक नहीं चल रहा। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री का तर्क है कि स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यह है कि लोकतंत्र इसके मुताबिक शासन चलना चाहिए और लोकतंत्र का मतलब है जनता की इच्छा से शासन चलना चाहिए और आप जनता की इच्छा के अगेंस्ट पावर में हैं, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के मुताबिक चलना है? ठीक है, ये नहीं कहा जा सकता। दैट इज वाई यू मस्ट गेट डिसॉल्व, ठीक है, द असेंबली, और उसके बाद फ्रेश चुनाव हो और फ्रेश चुनाव में अगर आप जीत कर आते हैं तो आप शासन करें, अदरवाइज शासन आप अगर कर रहे हैं तो संविधान के उपबंधों के मुताबिक कर रहे हैं, कम से कम यह नहीं कहा जा सकता। 9 स्टेट्स का कहना यह है, जो राजस्थान राज्य के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है, उनका कहना यह है कि एक बार जीतने के बाद 5 साल शासन करने का हमें हक मिला है और उस 5 साल के शासन में कोई हमें किसी प्रकार का निर्देश नहीं दे सकता और राज्य में एक भी ऐसी घटना नहीं हुई जिसके मुताबिक यह कहा जा सके कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के मुताबिक नहीं चलेगा। तो इन्हें निर्देश दिया जाए कि जब तक ऐसी कोई घटना राज्य में न हो जाए जिससे यह दर्शित हो, जिसमें यह दर्शित करने की प्रवृत्ति हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के मुताबिक नहीं चल सकता, तब तक ये 356 का प्रयोग न करें, यह निर्देश दिया जाए। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामला आ गया। अब अगर उच्चतम न्यायालय कुछ बोलेगा तो अनुच्छेद 141 के मुताबिक देश की विधि होगा, इसलिए सोच समझकर बोलना पड़ेगा। गाल बजाने की स्थिति नहीं है कि उठे और जबान पटक दी, ठीक है, क्योंकि आपके बोलने का कोई अर्थ नहीं है। जो राजा या राजन्य शक्ति का उपयोग कर रहा है उसके बोलने का मतलब है उसके बोलने से बहुत लोगों का जीवन प्रभावित हो जाता है। इसीलिए सरकार जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देती है, ठीक है। आप देखेंगे अखबारों में पढ़ते हैं कि अमुक विषय पर प्रधानमंत्री वक्तव्य दें, और प्रधानमंत्री नहीं देते, ठीक है, प्रधानमंत्री के मुंह में जबान नहीं है,
ये प्रधानमंत्री बोलना नहीं जानते, ये प्रधानमंत्री जानबूझकर मीडिया में अपनी आलोचना ये करवाना चाहते हैं। क्यों नहीं बोलते? इसलिए नहीं बोलते कि जब तक संपूर्ण तैयारी ना हो जाए। क्या तैयारी करनी है? यह तैयारी करनी है कि अगर हम बोले तो विदेशों की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, और जो दुनिया के अन्य देश उनकी इस पर जो प्रतिक्रिया होगी उससे हमारे देश को कितना नुकसान होगा, और जो नुकसान होगा उसे हम पूरा कहां से करेंगे। और अगर हम पूरा नहीं कर पाएंगे, स्थिति ऐसी है कि वो नुकसान पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा स्थितियां ऐसे नहीं होती कि नुकसान पूरे किए जा सके। तो हमारे न बोलने से जो नुकसान हो रहा है और हमारे बोल देने से जो नुकसान होगा, इसके बीच बड़ा नुकसान कौन सा है? ठीक है, इस सब पर जब वो विचार कर लेंगे तब वो बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि उनके बोलने का मतलब है, उनके बोलने का अर्थ है। ये आपका बोलना नहीं है कि तुरंत प्रतिक्रिया हमने देनी शुरू कर दी। ठीक है, पुलवामा अटैक हुआ, उरी अटैक हुआ, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, 2 महीने 3 महीने बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं, और उन 2-3 महीनों में जबरदस्त आलोचना प्रधानमंत्री की होती रही। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, एक लाइन सिर्फ बोली कि जिन्होंने ये किया है वे इसका परिणाम देखेंगे, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। परिणाम किस प्रक्रिया से देखेंगे इस पर कुछ भी नहीं कहा, और 2-3 महीने तक लगातार आलोचना होती रही, और 2-3 महीने बाद परिणाम आया, क्योंकि 3 महीने चाहिए किसी के घर में घुसकर जैसी कार्रवाई की गई वैसी कार्रवाई करने के लिए। और उसमें अगर एक बात लीक हो गई, एक बात, तो एक भी जिंदा वापस नहीं आएगा, क्योंकि जितने जाएंगे उनमें से एक भी जिंदा वापस नहीं आएगा। तो उनके बोलने का मतलब होता है, वो ऐसे नहीं बोल सकते। तो यही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्थिति है। क्या आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तर्क आ रहा है कि सब ये भूमिका है 356 के उपयोग की। एक भी घटना नहीं है स्टेट के अंदर जिसकी यह प्रवृत्ति दर्शित करने की हो, जिसकी यह दर्शित करने की प्रवृत्ति हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के मुताबिक नहीं चल रहा। राज्य का पूरा शासन संविधान के उपबंधों के मुताबिक चल रहा, यह सिर्फ बहाने कर रहे हैं। हमें पूरा हक है एक बार चुनाव जीतने के बाद 5 साल सरकार में रहने का, इसलिए हस्तक्षेप किया जाए और इनके इस लेटर को शून्य घोषित किया जाए। उच्चतम न्यायालय विचार कर रहा है, और उच्चतम न्यायालय ने कहा हम आपकी ये बात नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? उन्होंने कहा आप ये कहते हैं, ये भूमिका है राज्य में राष्ट्रपति का शासन इंपोज करने की। आप कहते हैं कि राज्य में एक भी घटना ऐसी नहीं हुई जिसकी प्रवृत्ति यह दर्शित करने की हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के मुताबिक नहीं चलना चाहिए, वो नहीं चल सकता। इसका मतलब यह हुआ आप जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक वहां कोई ऐसी घटना न घट जाए जिसकी ये दर्शित करने की प्रवृत्ति हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के मुताबिक नहीं चल सकता। मीनिंग देयर बाय यू वांट टू से, यू वुड लाइक टू से दैट सेंटर मस्ट वेट। ठीक है, केंद्र को प्रतीक्षा करनी चाहिए तब तक जब तक राज्यों में इस प्रकार की स्थिति निर्मित न हो जाए, और जब तक ऐसी स्थिति निर्मित न हो तब तक केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और अगर करने का प्रयास करे
तो हमें नल एंड वॉइड कर देना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं। ठीक है, नटशेल में आपकी बात ये है। तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि क्या हम राष्ट्रपति के द्वारा की गई कार्रवाई को शून्य कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये, ठीक है ना। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट है और इसीलिए सब उन पर विश्वास करते हैं कि वे स्वयं के बारे में ये नहीं कि आपने कह दिया आप कर सकते तो उनने कहा हम कर सकते हैं। क्योंकि वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैं, इसलिए हमने आपसे कहा था कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की दो विशेषताएं होती, जब कभी उनके क्षेत्राधिकार का सवाल उठे तो खुद तय कर सकते हैं कि उन्हें क्षेत्राधिकार है या नहीं। तो सबसे पहली बात यह है कि क्या हम ये तय कर सकते हैं कि राष्ट्रपति को कदम उठाने चाहिए या नहीं, उसे क्या कदम उठाना चाहिए यह अलग सवाल है, और कब उठाना चाहिए यह अलग सवाल है। लेकिन क्या हम ये सोच भी सकते हैं, क्या हम ये विचार भी कर सकते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा कदम उठाए जाएं या न उठाए जाएं, यानी राष्ट्रपति के कदम उठाए जाने के औचित्य पर हम कोई टिप्पणी करने की स्थिति में है या नहीं। सबसे पहले तो हमें यह तय करना पड़ेगा। और इस पर जो जस्टिस भगवती भी उस पीठ में शामिल थे जिसने राजस्थान राज्य को डिसाइड किया। तो जस्टिस भगवती का जो मत आया वो ये आया, और अधिकांश जजों का वही मत आया। यही महत्व है राजस्थान राज्य का कि इसमें वो बीज पड़ गए जिन्होंने एसआर बम्बई में वृक्ष का स्वरूप ग्रहण किया। इसमें जस्टिस भगवती ने कहा कि राष्ट्रपति का यह समाधान हो गया। नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि राष्ट्रपति का यह समाधान हो गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन यह तो कहता है कि राष्ट्रपति का समाधान होना चाहिए। यह ठीक है कि राष्ट्रपति व्यक्ति के रूप में विभिन्न प्रकार की वैयक्तिक विशेषताओं से युक्त हो सकते हैं, वे अत्यधिक साहसी हो सकते हैं, और वे कमजोर दिल के आदमी भी हो सकते हैं। और आप जानते हैं कि जो अत्यधिक साहसी होता है वो जल्दी नहीं घबराता, लेकिन कमजोर दिल का आदमी जल्दी घबरा जाता है। ठीक है, तो यह हो सकता है कि किसी राज्य में जो घटनाएं घट रही हों, अगर राष्ट्रपति कमजोर दिल के न होते तो उन्हें यह नहीं लगता कि ये घटनाएं राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के मुताबिक चलना असंभव कर देंगी। चूंकि राष्ट्रपति कमजोर दिल के थे इसलिए उन्हें ऐसा लगा, और उन्होंने, ठीक है, राज्य का शासन अपने हाथों में ले लिया 356 की व्यवस्था के मुताबिक। ये दूसरी बात है, लेकिन आखिर कोई घटना ये तो होनी चाहिए। अगर कोई घटना नहीं है, कोई बात ही ऐसी नहीं है कि चाहे कमजोर दिल का आदमी हो और चाहे मजबूत दिल का हो, कोई इस समाधान पर नहीं आ सकता। ठीक है, तो फिर तो राष्ट्रपति का समाधान हुआ है, यह कहा ही नहीं जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ये तो कंडीशन लगाता है कि राष्ट्रपति का समाधान होना चाहिए। इसका मतलब लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। यह तो देखा ही जाएगा कि क्या कुछ भी ऐसा है जिससे किसी व्यक्ति का, चाहे वो कमजोर दिल का हो चाहे अत्यधिक साहसी हो, आखिर कोई तो हो जो उस घटना के आधार पर यह निर्णय ले सके। अगर कोई ऐसा नहीं है तब तो यही माना जाएगा कि राष्ट्रपति जिस समाधान की बात कर रहे हैं वो समाधान सिर्फ प्रदर्शन है राष्ट्रपति का, इनफैक्ट उनका समाधान नहीं होगा। क्योंकि जब किसी का नहीं हो सकता तो राष्ट्रपति का कैसे हो जाएगा। उन्होंने कहा, जस्टिस भगवती ने, यहां जुडिशियल रिव्यू की बात चल रही है वो ये कि देयर इज नो मटेरियल एट ऑल, कुछ है ही नहीं। ठीक है, और उसके बाद भी राष्ट्रपति ने 356 का प्रयोग किया है, तब फिर जुडिशियल रिव्यू होना भी चाहिए और होगा भी। या फिर जो मटेरियल है, यानी जैसे हमने आपसे सवाल किया, हम पूछ रहे हैं खेत की और आप बता रहे हो खलिहान की।
हम पूछ रहे हैं नाम क्या है, तुम बता रहे हो घर से आ रहे हैं। यानी बिल्कुल असंगत उत्तर दे रहे हो। राष्ट्रपति के सामने जो मटेरियल रखा है, उस मटेरियल, नो डाउट, उस मटेरियल के आधार पर कोई समाधान किसी का हो सकता है, लेकिन यह समाधान नहीं हो सकता कि साहब जो है राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के मुताबिक नहीं चल रहा। यह समाधान नहीं हो सकता। जो मटेरियल है वो इस निष्कर्ष पर आने के लिए पूर्णतः असंगत है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के मुताबिक नहीं चल सकता। तो भी अगर राष्ट्रपति ने इस प्रकार का समाधान किया है तो यह माना जाएगा कि दे हैव नॉट अप्लाइड देयर माइंड ऑन द सिचुएशन। उन्होंने, देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड, यही माना जाएगा कि आपने अगर दिमाग लगाया होता तो आपको समझ में आ गया होता कि इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के मुताबिक नहीं चल सकता। और तीसरी स्थिति दुराशयपूर्वक, यानी कोई मटेरियल है ही नहीं, फिर भी आपने दुराशयपूर्वक, सिर्फ दुश्मनी है इसलिए आप डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति थे राष्ट्रपति होने से पहले, और चूंकि आप केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से काम कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ दुराशयपूर्वक इस शक्ति का इस्तेमाल किया। यानी जिन आधारों पर कार्यपालिकीय शक्ति के प्रयोग का न्यायिक पुनर्विलोकन होता है, यही 3 आधार हैं। किसी भी कार्यपालिकीय कृत्य का जो जुडिशियल रिव्यू होता है वो इन्हीं 3 आधारों पर होता है, चौथा आधार नहीं होता। इन्हीं 3 आधारों पर हमेशा। और चूंकि जस्टिस भगवती कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का यह कृत्य कार्यपालिकी तो है ही है, ये कार्यपालिकीय शक्ति का प्रयोग है, इसलिए इन 3 आधारों पर जुडिशियल रिव्यू इस शक्ति का होगा। और किया भी राजस्थान राज्य में कि ठीक है, यानी इस निष्कर्ष पर आ गए कि जुडिशियल रिव्यू संभव है। एसआर मुंबई में यह कहा कि इन 3 आधारों पर जुडिशियल रिव्यू संभव है, लेकिन यहां जस्टिस भगवती अकेले कह रहे हैं, एसआर मुंबई में सब कहेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राष्ट्रपति का यह समाधान हो गया है, ठीक है, कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के मुताबिक नहीं चल सकता। यह उनका कार्यपालिकीय समाधान है। वो जब कार्यपालिकीय शक्ति का प्रयोग करते हैं तब वो इस प्रकार की घोषणा ये करते हैं। जस्टिस भगवती का कहना था कि इसका जुडिशियल रिव्यू संभव है। राजस्थान राज्य में काम करने वाले अन्य जजेस का जो मानना था, जुडिशियल रिव्यू तो वो कर ही रहे थे। वो जस्टिस भगवती एक्टिवली कह रहे हैं कि संभव है, बाकी लोग कह नहीं रहे लेकिन कर तो रहे ही हैं। आप बिना कहे भी बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है भाई, जुडिशियल रिव्यू के 2 परिणाम हो सकते हैं, ये गलत है या ये सही है, यही तो परिणाम होंगे। तो बाकी जजेस भी उस प्रक्रिया को चला तो रही हैं जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ये अलग बात है, जैसे भगवती कह भी रहे और चला भी रहे, वो लोग सिर्फ चला रहे हैं। तो अन्य जजेस का कहना था कि आपका यह तर्क कि जब तक राज्यों में कोई ऐसी घटना ना हो जो राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के मुताबिक चलना असंभव बना दे, तब तक केंद्र को प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं है, यह तर्क माना नहीं जा सकता। आपका क्यों नहीं माना जा सकता? उन्होंने कहा अनुच्छेद 355 यह कहता है कि केंद्र का कर्तव्य होगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के मुताबिक चले। और इस लाइन का अर्थ यह है कि केंद्र को प्रिवेंटिव यानी निवारक और क्यूरेटिव यानी उपचारात्मक दोनों प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं इस दृष्टिकोण से कि वे राज्यों में संविधान के मुताबिक शासन चलाना सुनिश्चित कर सकें। अगर वो प्रतीक्षा ही करें
तब तक जब तक कि कोई ऐसी घटना ना हो जाए। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 355 में उन्हें प्रिवेंटिव कार्रवाई करने का कोई हक नहीं है। इसका अर्थ तो ऐसे निकल आएगा। और जबकि संविधान के उपबंधों के बारे में यह है कि उनका लिबरल इंटरप्रिटेशन होता है। जब लिबरल होता तो प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों हैं, उन्हें मानना ही पड़ेगा। और जो प्रिवेंटिव ये है तो आपका ये तर्क गलत है कि दे मस्ट वेट, वो प्रतीक्षा किए बिना हस्तक्षेप कर सकते हैं, यानी लेटर लिख सकते हैं। लेटर लिखने के औचित्य का परीक्षण यह भी हो सकता है। अब सिर्फ देखना यह रह गया कि लेटर के माध्यम से जो सलाह दी गई वो सलाह है या डायरेक्टिव है, और क्या वो देने की अधिकारिता उनमें है। अब सिर्फ इतना तय होने को रह गया। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, यह तय हो गया, यानी राष्ट्रपति के कृत्य के औचित्य का परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है, और वे लेटर लिख सकते हैं। क्यों? प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों जुडिक्शन उन्हें है। लेकिन जो जुडिक्शन आपके पास है, आप अगर उचित स्थिति आए बिना उस जुडिक्शन का प्रयोग करते हैं तो आप अपने को प्राप्त क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, यही कहा जाएगा। ठीक है, तो देखना यह है कि राष्ट्रपति ने जो कार्रवाई की, क्या वो अपने क्षेत्राधिकार के भीतर रहते हुए किए? क्या राष्ट्रपति को लिखना चाहिए? अब सिर्फ इतना देखने को रह गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि यह भी ठीक है, जहां तक भी ठीक है कि प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों जुडिक्शन उन्हें मिले हुए हैं, इसलिए वो लेटर लिख सकते हैं। लेकिन क्या जुडिक्शन जो उनमें वेस्ट था उसके प्रयोग का अवसर आया था? तो उनका कहना था, जितने जजेस थे उसमें, उनका कहना यह था कि चूंकि 355 के लास्ट वर्ड्स ये हैं, संविधान के उपबंधों के मुताबिक, और इन शब्दों में लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के मुताबिक शासन चलने की अपेक्षा भारत के संविधान ने की है। अगर लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के उपबंध इनके मुताबिक शासन चल रहा है, लेकिन संविधान की भावना के मुताबिक शासन नहीं चल रहा, तो भी इन शब्दों का संतोष नहीं होता, ये शब्द सेटिस्फाइड नहीं होते कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के मुताबिक चल रहा है। इसलिए अगर केंद्र के गृह मंत्री ये पत्र लिख रहे हैं चुनावों के बाद कि लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप ये होगा, डेमोक्रेटिक स्पिरिट इसके अकॉर्डिंग ये होगा, इसके अनुकूल ये होगा कि आप अपनी विधानसभाएं भंग कराकर दोबारा जनादेश प्राप्त करें, तो ये संविधान की भावना के प्रतिकूल नहीं है, ये उसके अनुकूल है, और ये माना जाएगा कि वो ठीक कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको ठीक सलाह दे रहे हैं, और ये उनका कर्तव्य है 355 में कि संविधान की भावना और संविधान के शब्द दोनों के अनुरूप शासन चले। क्योंकि आपका शासन संविधान की भावना के अनुरूप है, ये तो नहीं कहा जा सकता। या अगर उनको ऐसा लग रहा है कि संविधान की भावना के मुताबिक नहीं चल रहा, तो गलत नहीं लग रहा है, इसलिए वो ये लेटर लिख सकते हैं। और उन्होंने ये लिखकर अपने को प्राप्त क्षेत्राधिकार का सही प्रयोग किया है, गलत प्रयोग नहीं किया। और उन्होंने कहा कि लेटर में जो कुछ लिखा गया ये प्रशासनिक निर्देश नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आपकी यह बात भी गलत है कि ये 356 के प्रयोग की पूर्व भूमिका है। ये प्रशासनिक निर्देश ही नहीं है, ये सिर्फ सलाह है आपको, ठीक है, कि आप ऐसा कर लें। साथ ही साथ
उन्होंने यह भी कहा कि 356 का उपयोग जैसे ही होता है, एक प्रश्न यह भी था कि 356 का उपयोग जैसे ही हो, क्या वैसे ही विधानसभा भंग ये की जा सकती है? यानी क्या 356 का प्रयोग होते ही विधानसभा को भंग कर देने की अधिकारिता यह राष्ट्रपति अर्थात केंद्रीय सरकार को प्राप्त होती है, या केंद्रीय सरकार को 356 का उपयोग करने के साथ ही विधानसभा को भंग नहीं करना चाहिए जब तक कि 356 की उद्घोषणा को संसद का समर्थन न मिल जाए? क्योंकि आपको मालूम है वेदर दैट इज नेशनल इमरजेंसी और फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, कोई हो, सबको अंततः संसद के दोनों सदनों से अप्रूवल प्राप्त करना है। पहले तीनों प्रकार के इमरजेंसी के लिए जो डेमोक्रेटिक सेटअप में संसद का अप्रूवल चाहिए था, उसके लिए जो समय सीमा थी वो कितनी थी? 2 महीने। अब नेशनल इमरजेंसी के लिए 1 महीने हो गई, शेष बाकी के लिए अभी भी 2 ही महीने। तो एक सवाल यह भी था कि अगर केंद्रीय सरकार 356 के उपयोग के साथ विधानसभा को भंग करती है और माननीय संसद ने समर्थन नहीं दिया, माननीय संसद ने 356 का उपयोग होने के बाद उस प्रस्ताव को अपना समर्थन नहीं दिया, अप्रूव नहीं किया, तो आप विधानसभा कहां से लाओगे? आप तो भंग कर चुके। हालांकि यह तर्क नहीं दिया गया था, यह तर्क एसआर बोमई में आया, ठीक है, कि साहब आप वो 2 महीने के बाद विधानसभा रिवाइव कैसे करोगे आप जब भंग कर चुके? ये तो तर्क तो ये एसआर बोमई में आया, लेकिन इसकी भूमिका राजस्थान राज्य में तैयार हो गई। जब राजस्थान राज्य में यह कहा कि केंद्रीय सरकार को विधानसभा भंग करने की अधिकारिता 356 का उपयोग करते ही प्राप्त हो जाती है, जब ये कहा तब इस तर्क की भूमिका तैयार हो गई, दिया ये एसआर बोमई ने। तो राजस्थान राज्य वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें 2-3 बातें तय हो गई। जुडिशियल रिव्यू होगा, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों जुडिक्शन राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है ना। और पर्टिकुलरली राजस्थान राज्य के केस में जो स्थिति थी उसमें उन्होंने अपने जुडिक्शन का सही उपयोग किया, और जैसे ही केंद्रीय सरकार 356 का प्रयोग करती है उसे विधानसभा भंग करने की अधिकारिता मिल जाती है, हाउस को डिसॉल्व करने की अधिकारिता मिल जाती है। यह राजस्थान राज्य में तय हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि नो स्टेट गवर्नमेंट 356 का उपयोग करके उड़ा दी गई। बाद में 1980 में जब इंदिरा गांधी की वापसी हुई तो उन्होंने, तब इन 9 स्टेटों में जनता पार्टी की बन गई थी, उन्होंने इन 9 जनता पार्टी की सरकारें उड़ा दी, ठीक है ना। और ये क्लियरली 356 की शक्ति का दुरुपयोग था, और इससे अंततः जो राजकोष है उसी पर भार आया, क्योंकि अंततः चुनाव में खर्च वहीं से होगा। और ये सब आपने अपने अहम की संतुष्टि के लिए किया, दोनों पक्षों ने। ये पृष्ठभूमि। फिर मामला चल पड़ा 80 के बाद। अब स्थिति 9 साल बाद दोबारा ये आई, 1989 आया, ठीक है ना। अब 1989 आया। अब क्या हुआ? उस समय जनता दल बड़ा उसका जलजला होता था। विश्वनाथ प्रताप सिंह अलग हुए थे राजीव गांधी की मिनिस्ट्री से, उन्होंने जनता दल बनाया था। कर्नाटक में जनता दल की सरकार थी, एसआर बोमई मुख्यमंत्री थे। एसआर बोमई की पार्टी से डिफेक्शन हुए, दल बदल किया गया, और एसआर बोमई की जो सरकार थी वो अल्पमत में आ गई। सेम एपिसोड 89 के बाद 1-2 साल के भीतर मेघालय और नागालैंड में भी प्रस्तुत हुआ, ठीक है। डिफेक्शंस हुए, सत्तारूढ़ दल कांग्रेस था, उससे दूसरी पार्टी को गए, और वहां भी यही स्थितियां आई।
इन तीनों स्टेट्स में जो एसआर बम्बई, क्योंकि इनमें सबसे पहले तो एसआर बम्बई के केस में सबसे पहले एसआर बम्बई ने यह मांग की राज्यपाल से कि डिफेक्शन हो गया, सही है। इनका कहना है हम अल्पमत में हैं, हमारा कहना है हम बहुमत में हैं। इनके डिफेक्शन के बाद भी इसका परीक्षण होना चाहिए कि हम अल्पमत में हैं या हम अल्पमत में नहीं हैं। इसका परीक्षण कहां हो? तो उन्होंने कहा हाउस इज द एप्रोप्रिएट प्लेस, द सेशन ऑफ द हाउस मस्ट बी समन्ड, हाउस मस्ट बी समन्ड, हाउस बुलाया जाए, उसमें हम विश्वास का प्रस्ताव रखते हैं, मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस रखते हैं, तय हो जाएगा। अगर पास हुआ तो हम बहुमत में हैं, नहीं पास हुआ तो हम अल्पमत में हैं। लेकिन हमें विश्वास मत हासिल करने का मौका दिया जाए। राज्यपाल ने मौका नहीं दिया और राज्यपाल ने यह कहा कि जो अगर आप मौका इसलिए मांग रहे हैं ताकि आप विधायकों की खरीद फरोख्त करके, क्योंकि आप सरकार में होंगे, भाई सरकार के लिए विश्वास मत आएगा ना, तो आप सरकार तो विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार बचाना चाहेंगे और दैट विल बी एंटी डेमोक्रेटिक एंड दैट विल बी अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। इसलिए आपको मौका नहीं मिलेगा। और राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज दी और चूंकि अपोजिशन का मामला था तो 2 मिनट में केंद्र से प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो गया। अच्छा, ये कर्नाटक में एपिसोड प्रस्तुत हुआ। साल बीतते बीतते यही एपिसोड मिजोरम और नागालैंड में हुआ। वहां भी एसआर बम्बई की तरह एक ट्रेंड चल जाता है, आपके यहां भी ट्रेंड चलते हैं, तो मुख्यमंत्रियों ने उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए बहुमत साबित करने का अवसर ये मांगा। और कर्नाटक के राज्यपाल के ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए यहां भी, ठीक है, राज्यपालों ने मुख्यमंत्री को अवसर नहीं दिए और मिनिस्ट्रीज डिसॉल्व हो गई। इसी बीच अयोध्या में विवादित ढांचा ये गिरा। उस समय 3 बीजेपी की गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश, हिमाचल और आपका राजस्थान, यहां चल रही थी, उनको भी 356 के उपयोग से उड़ा दिया गया। अब क्या हुआ? एसआर बम्बई, इन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट में इस घोषणा को चैलेंज किया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करने के विरुद्ध चैलेंज हुआ। हिमाचल और राजस्थान में भी इसी प्रकार की चुनौतियां मिली। मेघालय और नागालैंड में भी इसी प्रकार की चुनौतियां मिली। इन 6 स्टेट्स का मामला सामने आ गया। अब जो डिसीजन आए वो कर्नाटक और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आ गए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ने ठीक किया, क्योंकि एंटी डेमोक्रेटिक स्पिरिट, इसके बढ़ावा, ठीक है, इसको बढ़ावा मिलने का अंदेशा था वाकई। इसलिए राज्यपाल ने जो रिपोर्ट भेजी और राज्यपाल की जिस रिपोर्ट पर उद्घोषणा की गई उसमें कोई गलती नहीं है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह कहा कि बिल्कुल गलत, राज्य में एक भी ऐसी घटना नहीं हुई जिसकी प्रवृत्ति यह दर्शित करने की हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के मुताबिक नहीं चल सकता। 1-2 लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं हुई हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ये तो नहीं है कि संविधान के उपबंधों के मुताबिक नहीं चल सकता। भाई पुलिस गई, कंट्रोल कर लिया, तो 356 का उपयोग गलत। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है। पहली बार देश में ऐसा हो रहा है जब हाई कोर्ट कह रहा है कि गलत, सरकार फिर से वापस आएगी। तो इस केस के इसके विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने फाइल की एमपी के डिसीजन के विरुद्ध। कर्नाटक का डिसीजन एसआर बम्बई के खिलाफ हुआ। एसआर बम्बई अपील में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। ये 2 मामले सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। फिर आपको जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे थे तो 134
वो सॉरी 134, 132, 132, वो कहता है कि कोई कार्यवाही हो अगर उसमें संविधान के निर्वचन का, ठीक है, सारवर्ण प्रश्न अंतर्वलित, तो उच्चतम न्यायालय उसे सुन सकता है। और उच्चतम न्यायालय को शक्ति भी है कि वे किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष चल रही कार्यवाहियों को अपने समक्ष मंगवा सकते हैं। तो दो तो उनके पास पहुंच ही गए, शेष जो हाई कोर्ट में मामले चल रहे थे वो सब सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास मंगवा लिया, और 6 के 6 पिटीशंस एक साथ उन पर विचार प्रारंभ हुआ एसआर बोम्मई में। यह फैक्चुअल सिचुएशन है एसआर बोम्मई की। एसआर बोम्मई की एक एक बात आपको पता होनी चाहिए, एक एक बात, क्योंकि कुछ भी पूछा जाएगा। 9 जजों की बेंच ने इसमें हिस्सा लिया था, ठीक है। नॉर्मली 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच होती है, इसमें 9 जजों ने हिस्सा लिया था। 7 ओपिनियंस डिलीवर हुई थी, ठीक है। 2 जजों ने एक साथ कर दिए होंगे, टोटल 7 ओपिनियन डिलीवर हुई थी। और जो 7 ओपिनियंस थी उनके जो ऐसे बिंदु थे जो कॉमन थे, उन कॉमन बिंदुओं को एसआर बोम्मई का डिसीजन माना गया। एसआर बोम्मई में 3 स्टेट्स की गवर्नमेंट को बर्खास्त करना असंवैधानिक माना गया, और 3 स्टेट जो भाजपा शासित थे उनकी गवर्नमेंट को बर्खास्त करना उचित माना गया। कारण अब शुरू होंगे, तब तो पहले भाजपा शासित सरकारों के बारे में बात कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि वी कैन नॉट इंक्वायर द सफिशियंसी ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, हम सफिशियंसी ऑफ द ग्राउंड पर नहीं जा सकते। वे ग्राउंड जिन पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई, वे ग्राउंड उस प्रकार की उद्घोषणा के लिए पर्याप्त थे या नहीं, इस पर हम नहीं जा सकते। हम न्यायिक पुनर्विलोकन सीमित करते हैं। क्या कोई ग्राउंड था, ठीक है, पहला आधार, क्या कोई ग्राउंड था, मीनिंग देयर बाय क्या जो ग्राउंड था उसके आधार पर कोई इस निष्कर्ष पर आ सकता था कि राज्य का शासन संविधान के बंदों के मुताबिक नहीं चल सकता? कोई आ सकता था, और अगर कोई नहीं आ सकता था तब गलत। और अगर दुनिया में एक भी आदमी है जो आ सकता था, तो हो सकता है उसी आदमी की तरह के आदमी राष्ट्रपति हो। तो उन्होंने किया, गलत नहीं किया। उन्हीं को ताकत है कि ठीक है, उन्हीं का समाधान होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन यही तो कहता है उनका समाधान हो गया, उनका हो गया। अगर एक भी आदमी नहीं है तब फिर यही माना जाएगा कि भाई समाधान आपका नहीं हुआ, आप प्रदर्शित कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। हालांकि झूठ जैसा शब्द राष्ट्रपति के लिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन प्रसंगवश आपको समझाने के लिए उस शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। तब बात अलग है। सफिशियंसी ऑफ द ग्राउंड हम नहीं देखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड देखेंगे। दूसरा जो ग्राउंड था, क्या वो इस निष्कर्ष पर आने के लिए सुसंगत था, ये हम देखेंगे। अगर कोई उसे सुसंगत मानेगा, बुद्धिमान मनुष्य, साधारण बुद्धि का, तो हम भी मानेंगे। क्या दुराशय पूर्वक तो नहीं है? 3 बातें। तो जो कुछ, ठीक है, स्टेट ऑफ हरियाणा, स्टेट ऑफ हिमाचल, राजस्थान या मध्य प्रदेश में हुआ, वो भले ही लॉ एंड ऑर्डर की सिंपल घटनाएं थी, लेकिन फिर भी जो भारतीय जनता पार्टी की सिंपैथी थी, सहानुभूति थी उस सारे आंदोलन के प्रति, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि दुनिया में एक नहीं अनेक ऐसे लोग होंगे जिन्हें यह लग रहा है, सबको लग रहा नहीं लग रहा, इसकी तो हम जांच ही नहीं कर सकते। हम तो लिमिटेड ग्राउंड्स देखेंगे ना, सीमित जुडिशियल रिव्यू है। अगर एक भी आदमी ऐसा है जो ये मानेगा कि भाजपा का शासन रहने से धर्मनिरपेक्षता को खतरा है, एक भी मान लेगा, तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। फिर हम राष्ट्रपति के इस समाधान का परीक्षण ये नहीं कर सकते हैं। हां, एक भी ना हो तब कर सकते हैं। तो कुछ तो है ही है। जब कुछ है तो फिर हमारी भूमिका खत्म हो गई। फिर मेरी भूमिका तो है ही नहीं, और जब मेरी भूमिका नहीं है तो राष्ट्रपति के इस समाधान के विरुद्ध
अगर अनुतोष है तो वो पॉलिटिकल है। संसद देखें, अप्रूवल अपना देगी नहीं देगी, आगे पीरियाडिक चुनाव होंगे, जनता देखें, हमारे पास कोई रेमेडी नहीं। इसलिए 3 स्टेट्स की सरकार को बर्खास्त करने के संबंध में जो उद्घोषणा है वो वैध, ठीक है ना, क्योंकि लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू है। हम ये नहीं देख सकते, हम कोई ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं लगा सकते कि एक साधारण बुद्धि का मनुष्य इस सामग्री के आधार पर इस निष्कर्ष पर आएगा या नहीं, क्या इस सामग्री में ऐसी प्रवृत्ति है, हम ये नहीं देख सकते। हम ये देख सकते हैं कि क्या कोई सामग्री है जिसके आधार पर कोई इस प्रकार का निष्कर्ष निकाल सकता है, हम ये देख सकते हैं। तो कोई तो निकाल सकता है, इसलिए इनके संबंध में उद्घोषणा वैध। जहां तक शेष 3 का सवाल है, इसके संबंध में घोषणा वैध, ये घोषणा ठीक नहीं है। इसमें सारी बातें हैं लेट डाउन हुई। एसआर बोम्मई में पहली बार उन्होंने कहा, फाइनली डिसाइड किया कि राष्ट्रपति का यह कृत्य कार्यपालिकी कृत्य है। दूसरी बात डिसाइड की कि राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं, इसलिए मंत्रिमंडल की सलाह पर जब करेंगे तो उसको चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि इनफैक्ट वो मंत्रिमंडल की सलाह है। 361 भारत का संविधान, उसकी वर्जना लागू नहीं होती, क्योंकि राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से जिस काम को करेंगे उस पर यह प्रतिबंध 361 का आएगा और उसको कोर्ट ऑफ लॉ में चुनौती नहीं मिल सकती। लेकिन ये चूंकि मंत्रिमंडल की सलाह पर होता है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इसको चुनौती नहीं मिल सकती। तीसरा, अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल ने क्या सलाह दी, हम ये नहीं पूछ रहे, ठीक है। अर्थात राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करते हैं, मंत्रिमंडल ने क्या उद्घोषणा जारी करने की सलाह उन्हें दी थी या नहीं, उन्होंने खुद तो नहीं कर दिया, इसकी जांच हम नहीं करेंगे, क्योंकि 74(2) हमें मना करता है, ठीक है। लेकिन हम इस बात की जांच जरूर करेंगे कि जिन आधारों पर सलाह दी गई बताई जाती है, वो आधार हम खुद देखेंगे। हम सलाह नहीं पूछ सकते। सलाह क्या है, ये बदतमीज आदमी है, इनके मुंह मत लगो। सलाह ये, सलाह क्या है, ये बेवकूफ आदमी है, इनसे बात ही मत करो, सलाह ये। लेकिन ये सलाह जिस एटीट्यूड पर निर्मित हुई, वो एटीट्यूड इस सलाह का भाग नहीं है। जब यह पूछा जाता है कि भाई ये क्यों कह रहे हो, तो हम बताते हैं कि उस दिन इनसे ये कहा था, तब इन्होंने ये जवाब दिया, उस दिन ये कहा तो ये जवाब दिया। तो उस दिन जो कहा था वो सलाह का भाग नहीं है। सलाह तो सिर्फ इतनी है, सलाह क्या है, ये बदतमीज आदमी है, इनसे बात मत करो, सलाह तो सिर्फ इतनी है। ये सलाह जिन आधारों पर निर्मित हुई, वे आधार इस सलाह का भाग नहीं है। 74(2) सलाह इसके संबंध में जांच करने से रोकता है, सलाह जिन आधारों पर है उनको प्रकट करने से बिल्कुल नहीं रोकता, ठीक है ना। इसलिए हम सलाह के आधार ये देखेंगे, और जब सलाह के आधार देखेंगे तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हम ये निष्कर्ष नहीं निकालेंगे कि क्या ये आधार इतने पर्याप्त हैं कि बदतमीज होने की सलाह दी जानी चाहिए, हम ये नहीं देखेंगे। हम ये देखेंगे कि क्या जो आधार हैं इनसे कोई भी संबंधित व्यक्ति के बदतमीज होने का निष्कर्ष निकाल सकता है, कोई भी। जैसे कोई लोग होते हैं, उनके सामने सिर्फ तुम जो है बेवकूफ कह दो तो वो कहते हैं गाली दी तुमने हमें, ठीक है। तो इस ढंग के लोग भी हैं। तो हम ये देखेंगे कि जो सामग्री है, क्या इसके आधार पर कोई भी ये निर्णय ले सकता है। तो सलाह जिन आधारों पर आधारित वो सलाह के भाग नहीं है, और उनको हम परीक्षित करेंगे और देखेंगे कि उसके आधार पर क्या सलाह दी जा सकती थी, ये देखिए।
और यह भी कहा एसआर बम्बई में उन्होंने कि राष्ट्रपति उद्घोषणा के साथ साथ ये जो विधानसभा भंग करने का निर्णय ले लेते हैं ये नहीं लिया जा सकता, कम से कम 2 महीने तक तो बिल्कुल ही नहीं लिया जा सकता। क्योंकि अगर राष्ट्रपति ने 2 महीने के भीतर ही निर्णय ले लिया कि हम विधानसभा भंग कर देंगे और पार्लियामेंट का अप्रूवल 2 महीने के बाद ना मिला तो विधानसभा कहां से आएगी? तो उन्होंने कहा कि संभवतः फ्रेमर्स राष्ट्रपति की शक्ति पर प्रतिबंध लगाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पार्लियामेंट्री अप्रूवल की बात की। इसलिए 2 महीने तक तो बिल्कुल ही विधानसभा भंग नहीं होगी, 2 महीने तक तो सस्पेंडेड रखी ही जाएगी जब पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिल जाए तो भले ही विधानसभा आप भंग कर दो। लेकिन अगर जुडिशियल रिव्यू में यह पाया गया लिमिटेड, यहां लिमिटेड ग्राउंड्स हैं, कौन से? वे 3 जो एग्जीक्यूटिव एक्शन के जुडिशियल रिव्यू के आधार हैं। कौन से 3 आधार हैं? देयर इज नो मटेरियल एट ऑल, शक्ति का प्रयोग दुराशय पूर्वक है, शक्ति का प्रयोग असंगत आधारों पर है, देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड। उन्होंने कहा कि अगर जुडिशियल रिव्यू उसका हुआ और यह पाया गया कि आपने उद्घोषणा गलत की थी तो भले ही आपने भंग कर दी हो तो भी विधानसभा पुनरुज्जीवित हो उठेगी। ये नई बात कही और इस हद तक राजस्थान राज्य ओवर रूल हो गया। ठीक है, क्योंकि राजस्थान राज्य में तो कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस तरह एसआर बम्बई में एक कंप्लीट वर्डिक्ट आया। एसआर बम्बई में यह भी कहा कि उनकी यह बात सही थी कि बहुमत का फैसला यह हमेशा हाउस में होगा। आपने कैसे मान लिया? 10 लोग आए, आपसे कहा कि हम समर्थन वापस ले रहे हैं, आपने कैसे मान लिया कि वाकई वो अल्पमत में आ गए? आपको तो खाली एक लेटर दिया गया जिस पर 50 विधायकों के साइन हैं। वो साइन किन परिस्थितियों में है, कैसे कराए गए? क्योंकि साइन तो स्वैच्छिक होने चाहिए। साइन किए हमने, इसमें ही ये समाहित है कि हमने स्वेच्छा से साइन किया। अगर स्वेच्छा से नहीं किया तो साइन कहां किया? तो आपने कैसे जान लिया? हाउस में यह डिसाइड होगा कि किसी को बहुमत है या नहीं। यानी एसआर बम्बई डिसाइड करता है कि कार्यपालिकी करते हैं, जुडिशियल रिव्यू होगा लिमिटेड ग्राउंड्स पर। ठीक है, विधानसभा 2 महीने के भीतर भंग किसी सूरत नहीं हो सकती। तीसरा, भंग भी कर दिया आपने तो भी अगर यह पाया गया जुडिशियल रिव्यू गलत, जुडिशियल रिव्यू में यह पाया गया कि गलत उद्घोषणा जारी हुई तो स्थिति यह बनेगी कि आपका विधानसभा पुनरुज्जीवित होगी और विधानसभा के बहुमत का फैसला हमेशा हाउस में होगा। यह एसआर बम्बई आया। ठीक है, और आधार जिन पर सलाह आधारित होती है वे सलाह के भाग नहीं है। उन आधारों को इसके लिए जुडिशियली इंक्वायर किया जा सकता है कि क्या कोई आधार मौजूद था, इसके लिए जुडिशियली इंक्वायर किया जा सकता है। ये एसआर बम्बई का डिसीजन आया और ये कंप्लीट डिसीजन है। ठीक है, इसके बाद जो पॉलिटिकल सिनारियो बना है उसमें जब जब सरकार ने यह प्रयास किया केंद्र के कि 356 का प्रयोग किया जाए, तब तब फैसला हमेशा हाउस में ही हुआ है, चाहे लेटेस्ट महाराष्ट्र का प्रकरण हो या कोई भी हो। ठीक है, तो आफ्टर बम्बई क्या पोजीशन बनी है ये, और जब 356 का प्रयोग हो जाता है तब राज्य की शासन व्यवस्था किस प्रकार राष्ट्रपति के द्वारा चलाई जाती है, ये 2 बातें। और तीसरा, वित्तीय आपातकाल घोषित होने पर देश की व्यवस्था किस प्रकार परिवर्तित होती है। इतना सा आपातकाल में बचा, ये कल समाप्त हो जाएगा भगवान ने चाहा तो, और परसों मतलब यानी सोमवार से हम लोग व्यापार संबंधी उपबंधों पर उस पर फेडरल करेक्टर ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है इस पर बात करेंगे। उसके बाद व्यापार और फिर मूल अधिकार।